अध्याय 7 रोशन का एंजल दूत। हाथ पर किताब में लिपटा हुआ बड़ा चाकू कुछ हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन यह निस्संदेह पतली हमलावर जैकेट से अधिक प्रभावी था। रोशन और रितिका ने वही पहनावा पहना था जो उन्होंने वास्तविकता और फिल्मों दोनों से सबसे उपयुक्त पाया था। हालांकि मांस लाशें ज़ोंबी नहीं थीं और उनमें वायरस नहीं था, उनके काटने अभी भी घातक थे। गलियारे में पैरों की आहट गूंज रही थी। एंजल दूत मांस लाश आगे बढ़ रही थी। उसके बाद रोशन, रितिका और मयंक थे। चूंकि यह एक टीम थी, मयंक का इरादा रोशन और रितिका को मानव ढाल के रूप में आगे करने का नहीं था। मांस लाशें बस संवेदनहीन रूप से बलिदान हो जाएंगी। जहां तक उसके पीछे चलने की बात है, ये केवल थोड़ी सी सावधानी थी। गलियारा घना काला था, हॉलवे की तुलना में बहुत मंद। रोशन एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में बड़ा चाकू पकड़े हुए था। सावधानी से एंजल दूत मांस लाश के पीछे चल रहा था। अंधेरे गलियारे में न केवल पैरों की आहट बल्कि सांस लेने की आवाज़ें भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। तीनों पहली लैंडिंग से गुजरे तभी अचानक आगे एक अंधेरी छाया मंडराने लगी, दहाड़ती हुई और एक जंगली जानवर की तरह झपटती हुई। रोशन चौंक गया। टॉर्च ने खुलासा किया कि यह एक मांस लाश थी, झुकी हुई पीठ, नुकीले पंजे और दांत और एक खूनी मुंह। उसका हमला बिजली की गति से तेज था, लेकिन यह एंजल दूत मांस लाश सबसे आगे थी। इसने जल्दी से एक बड़े हाथ से खुद को संभाला, मुड़ी हुई बांह को पकड़ा और एक मंद धमक के साथ उसे गलियारे की दीवार पर जोर से पटक दिया। इसे मारो मत, इसे दबाए रखो। जैसे ही मयंक का आदेश सुनाई दिया, एंजल दूत मांस लाश चली। अपने पंजे का उपयोग नहीं किया बल्कि लौह त्वचा को सक्रिय किया। काली ऊर्जा उसकी त्वचा पर बह गई, फिर वह आगे बढ़ा और काली लोहे की त्वचा से ढकी मुट्ठी ने मांस लाश के शरीर पर जोर से मारा। एक मंद ध्वनि गूंजी, अभी अभी संघर्ष कर रही मांस लाश को वापस जमीन पर ठोक दिया गया, जिससे उसकी कई पसलियां टूट गई होंगी। जानवर की भयंकरता ने उसे दहाड़ते रहने दिया, लेकिन अगले ही पल एंजल दूत का बड़ा पैर नीचे गिरा, उसकी बाहों को तोड़ दिया। फिर वह नीचे झुका, दूसरा पंजा जब्त कर लिया और उसे पूरी तरह से जमीन पर दबा दिया। इसे मार डालो। जैसे ही मयंक की आवाज़ उस तक पहुंची, रोशन स्पष्ट रूप से कांप गया। जवाब दिया, मैं इस पर हूं। मारना, या ये कहना कि इंसान से बदले हुए एक राक्षस को मारना, रोशन के लिए एक चुनौती थी। लेकिन वह समझता था कि इस सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए ऐसे कार्य अपरिहार्य थे। उसे जीवित रहना था, उसके पास रितिका की रक्षा करने के लिए थी, इसलिए उसे यह कदम उठाना ही पड़ा। मयंक की मदद मिलना पहले से ही कुछ अर्थों में महान भाग्य की बात थी। दहाड़, मांस लाश के पास पहुंचते ही कमदहाड़ लगातार निकलती रही क्योंकि यह मुड़ता और संघर्ष करता रहा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बड़ा चाकू उठाया और जोर से मांस लाश के सिर पर काट दिया। एक बार, दो बार, तीन बार। मांस लाश का खून उसके चेहरे पर छिटक गया। खून की तेज गंध ने उसे उल्टी करने के लिए प्रेरित किया। उसका सिर काटना सुअर की बड़ी हड्डियों को काटने जितना कठिन महसूस हुआ, जिससे निपटना मुश्किल था। हालांकि जैसे ही ब्लेड गिरना जारी रहा, दहाड़ जल्दी से कम हो गई। रोशन के हाथ में द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट ने एक लाल चमक उत्सर्जित की और तब तक उसने अपनी कार्रवाई बंद कर दी थी, मारे गए मांस लाश को देख रहा था। अनुबंध। जैसे ही उसने अनुबंध का अपना इरादा व्यक्त किया, एक लाल रोशनी ने जल्द ही मांस लाश को ढक लिया, अवशेषों को लाल रोशनी की एक धारा में बदल दिया जो द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट के पन्नों में विलय हो गई। रोशन अपने शरीर को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। मयंक, रितिका, मैं सफल हुआ। बोलते हुए उसका दिमाग चला और द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट रोशन हो गई। फिर उसका एंजल दूत उनके सामने प्रकट हुआ। लगभग 1 मीटर 80 खड़ा था। पीली त्वचा, एक भयंकर मुड़ा हुआ चेहरा, झुकी हुई रीढ़ और भयानक रूप से लंबे पंजे, ये रीढ़ में झुरझुरी भेजने के लिए पर्याप्त था। यह मयंक के एंजल दूत से बहुत छोटा था और ताकत में स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर था। मयंक ने पूछा, कैसा लगता है? मैं इस प्राणी को नियंत्रित कर सकता हूँ। एंजल दूत, और ऐसा लगता है कि मेरा शरीर मजबूत हो गया है। मेरी पीठ अब दर्द नहीं कर रही है। मयंक, क्या मैंने तुमसे ये पूछा था? रोशन मूल रूप से एक प्रोग्रामर था जो हर दिन ओवरटाइम करता था। केवल 27 या 28 साल की उम्र में वह पहले से ही 30 के दशक का लग रहा था, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसका शरीर अधिक स्वस्थ बनने के लिए परिवर्तित क्यों हुआ था।
अपने एंजल दूत को नियंत्रित करो, अब से आगे चलो, उसने कहा। सीढ़ी में एक मांस लाश का सामना करना अप्रत्याशित था, संभवतः कल 7वीं मंजिल से शोर से यहाँ आकर्षित हुआ था। जैसे ही रोशन की उत्तेजना कम हुई, उसके पास कोई अन्य असामान्य विचार नहीं था। अपने शरीर से खून पोंछते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे आगे जाने के लिए नियंत्रित करूंगा। तीनों ने नीचे चलना जारी रखा, फायर डोर से गुजरे और छठी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे इस बिंदु पर पहुंचे, खून की गंध पहले ही बह चुकी थी। मंद रोशनी वाली सीढ़ी में गंध तीव्र थी, जिसमें चबाने की आवाज़ों के संकेत हल्के से सुनाई दे रहे थे। टैप टैप। जैसे ही पैरों की आहट गूंजी, चबाने की आवाज़ें अचानक रुक गईं। गलियारे के दोनों सिरों पर मांस लाशें अचानक उठ गईं, घूम गईं और दहाड़ गईं, क्योंकि उन्होंने नुकीले दांतों से भरे अपने मुंह खोले, फिर वे तेजी से चारों अंगों पर त्रि पर चार्ज हो गईं। उन्हें रोको। हाथ से एक मांस लाश को मारने के बाद रोशन ने कुछ साहस प्राप्त कर लिया था और डरा नहीं था। उसने अपनी खुद की मांस लाश एंजल दूत को नियंत्रित किया और आगे चार्ज किया। हालांकि यह एक एंजल दूत बन गया था, 2 के मुकाबले 1 से अधिक होना फायदेमंद नहीं था। इसने पागलपन से 2 मांस लाशों को रोक दिया, फिर उसके पंजे उनके सिर तक पहुंचे, जिससे घावों के निशान छूट गए। इस बीच अथक काटने से रोशन के एंजल दूत पर भी भारी घाव हुए। कार्रवाई करो, उनमें से एक को मार डालो, मयंक ने आदेश दिया। मयंक ने अपनी खुद की मांस लाश एंजल दूत को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। उसके हाथ के नुकीले धात्विक पंजे फैल गए और तेज गति के साथ उसने एक और मांस लाश की बांह पर पंजा मारा जो निचोड़ रहा था। एक खनक की आवाज के साथ बांह को साफ सुथरा काट दिया गया, जिससे बहुत सारा खून बह गया। दहाड़। मांस लाश और भी उन्मादी हो गई, लेकिन जिसने जवाब दिया वह एंजल दूत की लौह त्वचा से एक और शक्तिशाली मुक्का था, जिसने उसके सिर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। पीछे देखो। अचानक ऋतिका चिल्लाई। मयंक तेजी से घूम गया, केवल विपरीत गलियारे के अंत में मंद लाल रोशनी की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने टॉर्च चमकाया और चीखने और कराहने की आवाज़ों के साथ एक प्राणी दिखाई दिया। यह एक आधा मीटर लंबा चूहा था, जिसकी सड़ती हुई त्वचा उसकी पीठ पर हड्डी दिखा रही थी, जो नुकीले दांतों और पंजों से लैस था। विशाल चूहा उन पर चार्ज हो गया। उसकी गति मांस लाशों से भी तेज थी और एक पल में यह उनसे ज्यादा दूर नहीं था। उस समय मयंक और रोशन दोनों के एंजल दूत सबसे आगे थे। उनके बीच कुछ दूरी थी और ऋतिका और मयंक बीच में खड़े थे। उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर से आई। मयंक शांत रहा, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने अपने आप में सोचा, लानत है। उसने तुरंत लौह त्वचा को सक्रिय कर दिया। उसकी त्वचा एक पल में घना काला हो गई। विशाल चूहा ऊंचा उछल पड़ा, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मयंक पर झपटने वाला था, जो उसके सबसे करीब था। लेकिन इस संकट में मयंक शांत रहा और आगे बढ़ा, अपने हड्डी काटने वाले चाकू से सीधे वार किया। चाकू का वार तेज और निर्णायक था। विशाल चूहे के सामने के पंजे पर लगा और उसे काट दिया, जो फिर जमीन पर गिर गया। विशाल चूहा हवा के बीच में मारा गया, अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गया। दर्द से अपने एक पैर को घायल कर दिया। जंगली रूप से फड़फड़ाता और चीखता रहा, जैसे कि वह पागल हो गया हो। मयंक स्तब्ध था। यह महिला इतनी भयंकर है। छपाक। दूसरी तरफ मयंक के मांस लाश एंजल दूत ने रोशन के एंजल दूत द्वारा नियंत्रित मांस लाश का सिर मरोड़ दिया, जिससे खतरा समाप्त हो गया। तुम ठीक हो, ऋतिका? अपनी प्रेमिका को चाकू पकड़े हुए और जमीन पर ढहकर बैठे हुए देखकर रोशन चौंक गया और उसका समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी। कई कॉलों के बाद ऋतिका ने आखिरकार अपनी ताकत जुटाई और कहा, ओल्ड रोशन। उसकी आवाज में एक रोने का स्वर था, लेकिन वह रोई नहीं। यहाँ तक कि पुरुषों को भी पहली बार ऐसा खूनी दृश्य देखकर असहज महसूस हुआ। उसकी तो बात ही छोड़ो। मयंक ने खुद को संभाला और अचानक कहा, अनुबंध अभी बनाओ। हमने पहले कभी विशाल चूहा नहीं देखा है और ये तुमने ही मारा है। चूंकि ऋतिका ने खुद पहल की थी, इसलिए उसके लिए अनुबंध बनाने के लिए एक और मांस लाश पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा चूंकि विशाल चूहा वास्तव में कुछ नया था, अनुबंध बनाना एक अच्छा संदर्भ के रूप में काम करेगा। ऋतिका ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं। अनुबंध शुरू कर दिया। सभी अनुरोधित नाम प्रतिस्थापन कर दिए गए हैं। क्या आप कहानी जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 8, उत्तरजीवी।
लाल रोशनी ने विशाल चूहे की लाश को कटे हुए अंगों सहित ढक लिया और फिर वे सभी द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट के पन्नों में विलय हो गए। सम्मेलन पूरा होने के बाद रितिका ने अपनी आंखें खोलीं और पहल करते हुए कहा, अनुबंध सफल रहा। यह एक सड़ी त्वचा चूहा रॉट स्किन रैट है। एक विचार के साथ विशाल चूहा अपनी पूंछ को गिने बिना आधे मीटर जितना लंबा उन तीनों के सामने फिर से प्रकट हुआ। ये सड़ी त्वचा चूहा पूंछ को शामिल किए बिना आधा मीटर लंबा था। अगर आप पूंछ को शामिल करते हैं तो ये लगभग 1 मीटर लंबा था, जो कुछ साधारण कुत्तों के आकार के तुलनीय था। मेरा शरीर भी मजबूत हो गया है, लेकिन बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि इस सड़ी त्वचा चूहे में एक कौशल लगता है। रितिका की नज़र चुपके से मयंक पर पड़ी, सोचते हुए मयंक के पास भी कौशल होने चाहिए जो और भी जबरदस्त लगते हैं। आश्चर्यचकित होकर मयंक ने रितिका को देखा और पूछा, क्या कौशल? रितिका ने कुछ भी छिपाया नहीं, क्योंकि एक टीम के रूप में जानकारी साझा करना विश्वास बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक था। सड़ाव जहर कमजोर इसके पंजे के वार और काटने में सड़ाव जहर होता है, जो ठीक से इलाज न किए जाने पर संक्रमण और जहर पैदा कर सकता है। रोशन ने बड़बड़ाया और बीच में टोकते हुए कहा, कुछ कोमोडो ड्रैगन जैसा, है ना? मयंक ने सिर हिलाया, तुम सड़ी त्वचा चूहे को आगे स्काउट करने दो, मेरा एंजल दूत दूसरे स्थान पर चलेगा और ओल्ड रोशन का एंजल दूत पीछे रहेगा। समझ गया, मैं पीछे का ध्यान रखूंगा। सरल अन्वेषण के दौरान रितिका और रोशन के प्रदर्शन ने टीम में एक बुनियादी विश्वास स्थापित करने में मदद की और ऐसी व्यवस्थाएं दक्षता को और भी अधिक बढ़ा सकती थीं। छठी मंजिल पर 3 घरों के दरवाजे खुले थे, जिन पर स्पष्ट खून के धब्बे और प्रभाव के निशान थे। स्पष्ट रूप से राक्षसों का काम था। रितिका ने सड़ी त्वचा चूहे को नियंत्रित किया और निकटतम दरवाजे के पास गई, जमीन पर पड़ी लाशों को चक्कर लगाते हुए दहलीज तक पहुंची। वह जितनी करीब गई, दरवाजे पर निशान उतने ही अधिक स्पष्ट होते गए और कोई हल्का सा खरोंचे देख सकता था जहां पेंट छिल गया था। टूटा हुआ दरवाजे का ताला देखकर रोशन ने फुसफुसाया, ये तोड़ा गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये पहले वाले 2 थे। एक मांस लाश की ताकत एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक थी। एक मुड़ा हुआ शरीर और क्रोध ने उसे अधिक शक्ति दिलाने की अनुमति दी। ऐसी स्थिति में एक सुरक्षा द्वार प्रभाव का सामना नहीं कर सकता। लिविंग रूम अव्यवस्थित था, सोफा खून से लाल सना हुआ था और एक शरीर उस पर पड़ा था जिसका आधे से अधिक हिस्सा गायब था। उपयोगी चीजें देखो और भोजन भी। तीनों घर में घुसे और लिविंग रूम में मांस लाशों के न होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने अलग अलग आपूर्ति की खोज शुरू कर दी। एंजल दूतों के आगे स्काउटिंग करने के साथ यहां तक कि बेडरूम में प्रवेश करना भी चिंताजनक नहीं था, क्योंकि उन्हें अंदर छिपे हुए और अचानक हमला करने वाले राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं थी। मयंक ने रसोई और लिविंग रूम में आपूर्ति की खोज की। रोशन माध्यमिक बेडरूम और गेस्ट बेडरूम में गया, जबकि रितिका मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ी। रसोई अपेक्षाकृत साफ थी, जिसमें फ्रिज और अलमारियां अभी भी अक्षुण्ण थीं। लेकिन जब मयंक ने रेफ्रिजरेटर खोला तो तुरंत एक सड़ी हुई बदबू बाहर निकल गई। एक दिन और एक रात तक बिजली के बिना और एक पूरी तरह से सीलबंद वातावरण में सब कुछ खराब हो गया था। चावल के मसाले को छोड़कर, जो अभी भी उपयोग करने योग्य हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में बाकी सब कुछ खराब हो गया था। जहां तक फ्रीजर की सामग्री का सवाल है, बर्फ सब पिघल गई थी। एक बार दरवाज़ा खुलने पर पानी हर जगह बह रहा था, सब कुछ भिगो रहा था, मुख्य रूप से कुछ पसलियां और ऐसा ही कुछ। हालांकि वे केवल पिघले हुए प्रतीत होते थे और अभी तक खराब नहीं हुए थे, मयंक ने कुछ भी लेने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान स्थिति में दस्त के एक मामले का भी डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता था। सावधान रहना और जोखिमों से बचना बेहतर था। मयंक। अचानक रोशन की आवाज़ आए और सतर्क होकर मयंक जल्दी से माध्यमिक बेडरूम की ओर बढ़ा। क्या स्थिति है? रोशन गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे के पास खड़ा था और धीमी आवाज में कहा, एक उत्तरजीवी है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं लगती। उसने अलमारी की दिशा में इशारा किया। दरवाजे पहले से ही खुले थे। यह एक बड़ा फ्लो वार्डरोब था, जिसके अंदर एक व्यक्ति को छिपाने के लिए काफी बड़ा था। मयंक अपने एंजल दूत मांस लाश के साथ आगे बढ़ा और अलमारी में देखा। कपड़ों के बीच एक युवती बैठी थी, पीले चेहरे वाली, उसकी आंखें कसकर बंद थीं,
और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। टिप टिप टपकने की आवाज़ आई और करीब से निरीक्षण करने पर यह कपड़ों के ढेर से टपकता हुआ खून था जो महिला के पेट से निकल रहा था। पहले उसे बाहर निकालो और बिस्तर पर लिटाओ। मयंक ने अपने एंजल दूत से महिला को बाहर ले जाने के लिए कहा, फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया, जिस पर उसने रितिका को सुना, जिसे रोशन ने पहले बुलाया था, जल्दी से आए। महिला की स्थिति की जांच करने के बाद रितिका खड़ी हुई और सिर हिलाया। उसका चेहरा बल्कि फीका लग रहा था। उसके पेट में एक काटने से एक छेद है और उसे अभी भी बुखार है। घाव शायद संक्रमित है और उसने बहुत सारा खून खो दिया है। घाव से खून रिसता रहा और हालांकि रितिका अब कपड़ों से उस पर दबाव डाल रही थी, ये धीरे धीरे खून बहना जारी रखा। खून के बहाव को रोकना चुनौतीपूर्ण था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि महिला अभी भी तेज बुखार से चल रही थी। उसकी त्वचा गर्म जल रही थी। उन तीनों के बीच एक पल का मौन छा गया। मयंक बोला, उसे पीने के लिए कुछ पानी दो, देखो कि क्या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं जिनका तुम उस पर उपयोग कर सकती हो। अगर वह कल तक सुधार नहीं करती है तो मैं इसे संभाल लूंगा। उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं था और वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता लेना संभव नहीं था। उत्तरजीविता अब भाग्य का मामला था। रितिका ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, मुझे मास्टर बेडरूम में कुछ मिला। महिला का सरसरी तौर पर इलाज करने के बाद उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया और फिर लिविंग रूम में फिर से संगठित हो गए। मुझे मास्टर बेडरूम में कुछ स्नैक्स और घरेलू दवाएं मिलीं, लेकिन ज़्यादा नहीं। हालांकि 2 पावर बैंक हैं जिनमें हमारी टॉर्च को पावर देने के लिए पर्याप्त चार्ज है। रितिका ने मेज पर मिली वस्तुएं बिछाईं। फिर रोशन ने जोड़ा, गेस्ट और सेकेंडरी बेडरूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फ्रूट चाकू। मयंक, क्या हमें इस बार धातु के लिए अलग करने की ज़रूरत है? उसे याद आया कि मयंक को धातु की ज़रूरत थी, शायद उसके एंजल दूत के कौशल में से एक के लिए। इसलिए सवाल, मयंक जितना मजबूत होगा वे उतने ही सुरक्षित होंगे। मयंक ने थोड़ी देर सोचा, अभी भी तीसरे सम्मलन के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में अधूरा था। हालांकि वह सम्मलन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकता था, वह समय और सामग्री को बर्बाद नहीं कर सकता था। LV2 पर साधारण धातु के साथ फ्यूज करने में पहले ही कई 100 पाउंड का उपभोग हो चुका था। स्वाभाविक रूप से LV3 के लिए सामग्री की आवश्यकता बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। उतनी सारी सामग्री इकट्ठा करने के लिए किसी को एक इमारत में हर कमरे की तलाशी लेनी होगी और वह शायद तब भी पर्याप्त नहीं होगी जब तक कि वे लोड बेयरिंग दीवारों को अलग न कर दें। हालांकि कोई भी अपने सही दिमाग में ऐसा नहीं करेगा। अभी नहीं। उसने सिर हिलाया और कहा, चलो संसाधनों के लिए सफाई जारी रखें और निचली मंजिलों को साफ करने की कोशिश करें। एक रेफ्रिजरेटर के बिना हमारे पास मुश्किल से कोई ताज़ा भोजन बचा है। संरक्षित मांस, चावल, पास्ता, डिब्बाबंद सामान और स्नैक्स अभी भी ठीक हैं। बाकी सब कुछ शायद विरल होगा और जल्द ही या बाद में हमें बाहर देखना होगा। हम जितनी जल्दी निचली मंजिलों को साफ करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी अगली चाल की योजना बना सकते हैं। उसे रसोई में भी ज़्यादा भोजन नहीं मिला था, बस चावल और आटा का एक छोटा बैग, इसलिए वह स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। ठीक है, चलो जारी रखें। छठी मंजिल पर आपूर्ति के लिए सफाई करते रहने के दौरान उनका टीमवर्क धीरे धीरे अधिक तालमेल में आ गया। एक और कमरे में जिसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया था, उन्हें एक और लाश का सामना करना पड़ा। इस बार रितिका का सड़ी त्वचा चूहा तुरंत कार्य में आया, आगे कूदकर लाश की गर्दन पर काटने से अपने फायदे का शोषण किया, हड्डी तक मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। फिर मयंक का एंजल दूत पीछे चला, उसके पंजे ने लाश के दिल के माध्यम से सीधे भेदा, उसे मार डाला। लाश की तुलना में शायद सड़ी त्वचा चूहे की ताकत उसकी मजबूत नहीं थी, लेकिन अगर यह एक व्यक्ति होता तो वह हमला निश्चित रूप से घातक होता। घाव न केवल गहरा था, बल्कि सड़ी त्वचा चूहे के वार में सड़ाव जहर भी था। उन्होंने एक के बाद एक अपार्टमेंट साफ किया। देर सुबह तक उन्होंने पूरी छठी मंजिल को साफ कर दिया था। पहले कमरे में महिला को छोड़कर छठी मंजिल पर कोई उत्तरजीवी नहीं था। एक अपार्टमेंट खाली था और 2 या 3 में हत्या के निशान दिखाई दिए। एक पूरी गड़बड़ी। 3 पाउंड संरक्षित मांस, 30 पाउंड चावल और आटा, 5 बैग सूखे नूडल्स, 10 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स की एक बहुतायत उनकी साफ की गई आपूर्ति थी।
दवाएं भी बहुत थीं, ज़्यादातर सामान्य दवाएं, जो उन्हें पहले मिली थीं उनसे ज़्यादा अलग नहीं थीं। उपलब्धि कम थी, इस हद तक कि जब उन्हें आपस में बांटा गया तो उन्होंने 3 बैकपैक भी नहीं भरे। स्थिति पर विचार करने के बाद उन तीनों ने 5वीं मंजिल तक नीचे साफ करना जारी रखने का फैसला किया। 5वीं मंजिल पर स्थिति 6ठी से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। गलियारे में 3 घूमने वाली लाशें एक दरवाजे के सामने गलियारे के अंत में इकट्ठी थीं। दहाड़, लाशों की 3 मुड़ी हुई आकृतियों ने गलियारे के दूसरे छोर पर मयंक के समूह को देखा और सीधे उन पर चार्ज हो गईं। वे भयंकर थीं, लेकिन 6ठी मंजिल की सफाई के बाद रोशन और रितिका इस सर्वनाश के बाद की दुनिया में जीवित रहने में अधिक निपुण हो गए थे। रोशन अपने एंजल दूत का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा और एक लाश से हाथापाई की, जबकि रितिका का सड़ी त्वचा चूहा उछल गया और नियंत्रित लाश के सिर को गूदा करने के लिए कुतरने का फायदा उठाया। उन दोनों ने सहज रूप से एक साथ काम किया और जल्दी से लाशों में से एक से निपट लिया। जहां तक बाकी का सवाल है, वे आगे बढ़े केवल मयंक के एंजल दूत द्वारा अवरुद्ध होने के लिए, जिसने एक को एक भारी मुक्के से एक तरफ फेंक दिया और फिर अपने पंजे से उसका सिर काट दिया। दूसरा चीखा और एंजल दूत पर झपटा। एक कराहट भरी चीख हवा में भर गई क्योंकि लौह त्वचा ने हमले को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद एंजल दूत के पंजे ने अगले ही पल उसके दिल को छेदा। लाशों को साफ करने के बाद और गलियारे के खून से लाल होने के साथ तीनों धीरे धीरे इस दृश्य के आदी हो गए थे। चलो इस कमरे से शुरू करते हैं। चर्र, इससे पहले कि मयंक समाप्त कर पाता, दरवाज़ा अचानक खुल गया और एक पतला आदमी चश्मे के साथ और एक गंभीर अभिव्यक्ति से सावधानी से बाहर झांका। तुम बचाव कर्मी हो, है ना? सभी अनुरोधित नाम प्रतिस्थापन कर दिए गए हैं। क्या आप अगले अध्याय पर आगे बढ़ना चाहेंगे? अध्याय 9, देवाशीष। घर में केवल एक आदमी ही नहीं रहता था। मयंक की नज़र कमरे के अंदर की ओर बदली और तभी उसने अपने पीछे खड़ी एक महिला को देखा, जिसके लंबे घुंघराले बाल और पतले होंठ थे। क्या आप नीचे जाते समय हमारी रक्षा करने जा रहे हैं? बस इंतज़ार करें, मैं कुछ सामान पैक कर लेती हूँ। महिला, ये देखकर कि तीनों लोगों ने कुछ देर तक बात नहीं की थी और मयंक से पहले आधा वाक्य इस कमरे से अस्पष्ट रूप से सुना था, ने सोचा कि वे बचावकर्मी हैं और खुद ही बात करना शुरू कर दिया। हमने किसी के आने का एक दिन इंतज़ार किया है, लेकिन कम से कम अब कोई हमें बचाने आया है। हम बचावकर्मी नहीं हैं। मयंक ने महिला की नॉन स्टॉप बकवास को बीच में ही रोक दिया, जिससे दोनों हक्का बक्का रह गए और उन्होंने जवाब दिया, तो तुम कौन हो? ऊपर के पड़ोसी। क्या आप लोगों ने पूरे दिन के बाद भी स्थिति को वास्तव में नहीं समझा है? मयंक ठंडे ढंग से बोला। युगल का उसका प्रभाव बहुत अनुकूल नहीं था। उसने उनके लहजे में आत्म महत्व की भावना का पता लगाया। वास्तव में मामला यही था। यह अब हुआ कि चश्मे वाले आदमी और महिला ने करीब से देखा और महसूस किया कि हालांकि तीनों ने गहरे रंग के विंडब्रेकर पहने थे, वास्तव में वे वर्दी नहीं थे, केवल रूप में समान थे। युगल की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई, जिसमें थोड़ा कम आदर दिखाई दिया। आदमी ने कहा, तो तुम पड़ोसी हो? फिर क्या तुम इन राक्षसों को खुद लाए थे, राज्य द्वारा नहीं भेजे गए थे? तो क्या द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट असली चीज़ है? वह अपने दिमाग में गणना कर रहा था, अगर ये कॉलेज के बच्चे राक्षसों को पकड़ सकते हैं, तो शायद मैं भी तरीका सीख सकता हूँ। तब मैं सुरक्षित रहूँगा। खुद एक राक्षस को मारो और तुम एक अनुबंध बना सकते हो। मयंक ने इस तथ्य को छिपाया नहीं, ये वैसे भी एक रहस्य नहीं था। हालांकि ये सुनकर आदमी के चेहरे पर कठिनाई दिखाई दी। उसे एक राक्षस को मारने के लिए कहना उसे मरने के लिए कहने जैसा था, है ना? उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं और मयंक को देखते हुए उसने अचानक सोचा, कॉलेज के छात्रों को मूर्ख बनाना आसान है। इसे खुद करने के बजाय क्यों न उसे मेरे लिए काम कराया जाए। युवक, मुझसे राक्षसों को मारने के लिए कहना वास्तव में मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल रहा है ना? मैं तुम्हें 5,000 रुपये और एक सोने की अंगूठी दूंगा। हम दोनों के लिए 2 राक्षस क्यों नहीं पकड़ लेते? मयंक की आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमकी। आदमी को स्मार्ट कहो, क्योंकि वह जानता था कि नकदी सोने जितनी उपयोगी नहीं हो सकती है, लेकिन उसे मूर्ख कहो क्योंकि वह वास्तव में स्थिति को नहीं समझता था, ये सोचकर कि किसी पर भी हुक्म चलाया जा सकता है। ओल्ड रोशन, चलो नियमों के अनुसार करते हैं, सफाई शुल्क इकट्ठा करो। रोशन मुस्कुराया और कहा, समझ गया। वह आदमी के पास गया और फिर कहा, हमने 5वीं मंजिल पर मांस लाशों को साफ कर दिया,
आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की, इसलिए नियमों के अनुसार हमें एक सफाई शुल्क इकट्ठा करने की ज़रूरत है। भोजन और दवा का आधा हिस्सा सौंप दें और अगर आपके पास वह नहीं है तो अन्य उपयोगी चीज़ों से मुआवजा दें। क्या? आदमी की आवाज़ अचानक कई ऑक्टेव बढ़ गई, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, रोशन की ओर इशारा करते हुए, तुम हमें लूट रहे हो। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मत करो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे लोगों का एक समूह। उसने वाक्य को पूरा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी पत्नी तेज आवाज में चिल्लाई, राक्षसों को तुमने मारा था, हमने नहीं बुलाया था, इसका हमसे क्या लेना देना है? दोनों ने बहस की, लेकिन परेशानी को भांपते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद करने और घर के अंदर छिपने की कोशिश करने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी। धमाका। हालांकि उस पल मयंक के एंजल दूत एक मांस लाश ने सीधे दरवाजे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे धातु सुरक्षा द्वार में एक बड़ा गड्ढा बन गया। आदमी और उसकी पत्नी दर्द से चिल्ला उठे, दरवाजे के माध्यम से प्रसारित जबरदस्त बल से जमीन पर गिर गए। अंदर जाओ और खुद ले लो। मयंक का आदेश दिए जाने के साथ रोशन ने सिर हिलाया और रितिका के साथ अपनी खुद की मांस लाश को नियंत्रित करते हुए संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अंदर गया। इस बार एंजल दूत की ताकत देखने के बाद युगल शांत हो गया, सर्दियों में टिड्डियों जितना शांत। फिर भी उनकी आंखों की गहराई में नाराजगी खदबदा रही थी। हालांकि मयंक का दृष्टिकोण आक्रामक था, उसके द्वारा लिया गया शुल्क उचित था। मांस लाशों को साफ करने और उनकी आपूर्ति के आधे हिस्से के बदले में एक सुरक्षित वातावरण। यह आंखों वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट था कि कौन सा भारी था और कौन सा हल्का। जहां तक लोगों को नाराज करने की बात है, मयंक डरा नहीं था। वह बिना कारण के नहीं मारेगा, लेकिन अगर कोई मौत की तलाश कर रहा था तो उसे अपनी हिम्मत को मजबूत करने और फिर एक कौशल में महारत हासिल करने में कोई आपत्ति नहीं थी जो हड्डियों को राख में कुचल सके। क्लिक। अचानक एक दरवाज़ा खुलने की हल्की आवाज़ आई। मयंक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वह सतर्क हो गया। एंजल दूत मांस लाश ने आवाज़ की दिशा की ओर देखा, कमरा 7504 का दरवाज़ा। मयंक एंजल दूत मांस लाश के साथ पास गया और वास्तव में उसने कमरा 7504 के दरवाजे में एक दरार देखी। भाई, हमला मत करना, मैं भी जिंदा हूँ। एक बस कट वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना ऊपरी शरीर बाहर निकाला। वह मुस्कुरा रहा था, एक काली छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए था, लगभग 1.8 मीटर लंबा, एक चौकोर चेहरे के साथ। मध्यम आयु वर्ग के मोटापे ने उसके चेहरे को अधिक गोल बना दिया और उसकी बांह पर एक स्पष्ट निशान देखा जा सकता था। क्या बात है भाई, मेरा नाम देवाशीष है। मैंने अभी अभी तुम लोगों की सभी बातें सुनी और यह सब देखा। तुम काफी सक्षम हो भाई। देवाशीष। मयंक और एंजल दूत के चेहरे देखने के बाद डर नहीं दिखाया, बल्कि इसके बजाय प्रशंसा की भरमार कर दी। इससे पहले कि मयंक बोल पाता, देवाशीष ने जारी रखा, जो लोग जिंदा हैं उन्हें तुम्हारी मदद के लिए आभारी होना चाहिए। हम अपने भोजन और दवा का आधा हिस्सा सौंप देंगे। हालांकि यह असुविधाजनक है, ये वही है जो किया जाना चाहिए। छोटे चश्मे वाले और उसकी रखेल, वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। मेरे पास 20 किलो चावल और आटा, साथ ही माओताई की 6 बोतलें हैं, जिनमें से सभी मैं तुम्हारे साथ साझा कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मामले भी हैं, अगर यह सुविधाजनक है। देवाशीष ने ईमानदारी से बात की। उसके शब्दों से यह संदेश निकला कि हालांकि वह अपनी चीज़ें लिए जाने से खुश नहीं था, उसे इसे सौंपने के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। इस देवाशीष में कुछ तो खास है। देवाशीष के शब्द मयंक को खुश करने वाले थे। चाहे वह अधूरा हो या वास्तव में खुला, बात करने का ये तरीका निश्चित रूप से दबंग होने की तुलना में अधिक आरामदायक था। हालांकि वह शांत रहा और इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया, पूछते हुए, तुम क्या जानना चाहते हो? जब उसने मयंक का जवाब सुना तो देवाशीष का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके गाल उसकी मुस्कान के साथ कांप उठे क्योंकि उसने कहा, मेरा अनादर करने का कोई मतलब नहीं है भाई, कृपया मुझे दोष न दें। यह उन अनुबंध राक्षसों के बारे में है, उन्हें मारने के अलावा क्या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? तुम्हारे साथ ईमानदार रहने के लिए, अगर उस गलियारे में 3 प्राणी नहीं होते तो मैं पहले ही एक लोहे की छड़ के साथ उन पर हमला कर चुका होता। मयंक, तुम क्या करते हो बड़े भाई? जब मैं जवान था तब मैं परिवहन चलाता था। देवाशीष ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर निशान की ओर इशारा किया। बाद में जब मैं अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका तो मैंने 2 ट्रक खरीदे और एक छोटा बॉस बन गया, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ सहयोग किया।
लंबी दूरी की ट्रकिंग करने में सक्षम होने के लिए और विशेष रूप से एक पूर्व लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर होने के नाते कोई वास्तव में हिम्मत के बिना प्रबंधन नहीं कर सकता था। मयंक ने थोड़ा सा एहसास प्रकट किया तो वही बात थी। उसने अनुबंध का विवरण भी छिपाया, कहा उन्हें अपने हाथों से मारना ही काफ़ी होगा। एक जवाब मिलने के बाद देवाशीष को आश्वासन मिला और उसने कहा, भाई मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगा। मेरे पास 2 ट्रकों की चाबियां हैं और मेरे कमरे में कुछ लोहे की छड़ें और कुछ बड़ी रिंच हैं, जो तुम्हारे उस रसोई के चाकू से बेहतर हथियार हैं। मैं तुम्हें एक ट्रक और हथियार एक एहसान के बदले में दूंगा। उन मांस लाशों को मारने के लिए, हाँ, उन प्राणियों को मारने के लिए। मैं उन पर एक लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। मैं अब मध्यम आयु वर्ग का हूँ, और भले ही मैं अपनी रोज़ाना गोजी बेरी लेता हूँ, मैं तब जितना मजबूत नहीं हूँ जब मैं जवान था। इसलिए मैं तुम्हें मुझ पर मेरी रक्षा करने के लिए कह रहा हूँ जब मैं उन प्राणियों को मारता हूँ। देवाशीष ने नमस्ते में अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं यहाँ पूरी तरह से ईमानदार नहीं हूँ। ये वस्तुएं सही मायने में तुम्हारी होनी चाहिए, इसलिए उन्हें मोलभाव के रूप में उपयोग करना मेरे लिए कुछ हद तक धोखेबाजी है। लेकिन मेरे पास भी अपने उपयोग हैं, ट्रक चलाना। मैं शहर में लॉजिस्टिक्स कंपनियों, थोक माल बाजारों, गोदामों के बारे में कुछ चीज़ें जानता हूं, और अगर तुम्हें आपूर्ति इकट्ठा करने में मदद की ज़रूरत है तो मैं एक शब्द के बिना निश्चित रूप से शामिल हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बाद में एक ढूंढूंगा। मयंक ने ज़्यादा देर तक विचार नहीं किया। डील की निष्पक्षता को एक तरफ रखें, तथ्य यह है कि वह थोक माल गोदामों और बाजारों के बारे में जानता था, अकेले ही उसकी कीमत साबित करता था। एक कनेक्शन बनाए रखने के लिए सौजन्य के रूप में मदद करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। इससे भी अधिक, यह आदमी एक पुराना हाथ था, ऐसा नहीं था जो आसानी से अपने पैर खींचे। मयंक, सामान हटा दिया गया है। रोशन और ऋतिका अभी भी अपने हाथों में सामान के साथ बाहर आए, और एक धमाके के साथ तेज चश्मे वाला आदमी और उसकी रखेल ने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी अनुरोधित नाम प्रतिस्थापन कर दिए गए हैं। क्या आप कहानी जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 10, व्यापार। बस यही सामान। मयंक कुछ हैरान था क्योंकि उसने उन वस्तुओं को देखा जिन्हें वे पकड़े हुए थे, जिनमें न तो चावल था और न ही आटा, बस रोटी और सूखे नूडल्स के कुछ बैग थे। रोशन ने शिकायत की, खाना ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्डोम और ब्लू पिल्स बहुत हैं। ऋतिका के गाल लाल हो गए क्योंकि उसने शिकायत करने वाले रोशन को लात मारी। देवाशीष हंसा, आश्चर्य की बात नहीं है, उस सुंदर लड़के ने यहाँ एक रखेल रखी थी, इन चीजों के बिना अजीब होगा। वे दोनों इतने घमंडी थे, सभी को नीचा देखते थे। अपनी नाक हवा में उठाकर उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या आ रहा था, उन्होंने इसे खुद पर लागू कर दिया है। जब रोशन ने देवाशीष को देखा तो उसकी आंखों में जिज्ञासा भर गई, ये कौन है? देवाशीष। मयंक ने सभी का परिचय कराया और हाल की घटनाओं को सुनाया। देवाशीष ने कहा, यहाँ रुको, मैं तुम्हें कुछ दिलाता हूँ। वह दरवाज़ा बंद किए बिना घर में घुस गया। मयंक और अन्य लोगों के उसके पीछे आने के बारे में अनिश्चित था। एक खाली कमरे में उसने कुछ लोहे की छड़ें, कई बड़ी रिंच, धातु पाइप और यहाँ तक कि एक स्लेजहैमर भी पकड़ा और फिर बाहर आ गया। परिवहन में अपने काम के प्रति सच्चे, ये वस्तुएं भयंकर दिखती थीं, लेकिन एक बार एक वाहन में फेंके जाने के बाद वे पूरी तरह से कानूनी उपकरणों से अधिक कुछ नहीं थे। लेकिन क्या उनका उपयोग कानूनी तरीकों से किया जाता है, यह कोई नहीं जानता। ये वस्तुएं कारों को ठीक कर सकती थीं, या वे लोगों को ठीक कर सकती थीं। लोहे की छड़, एक स्टेनली मेक की, लगभग 1.2 मीटर लंबी थी और इसका वजन लगभग 16 पाउंड था, एक पर्याप्त भार। यहाँ तक कि एक मजबूत आदमी को भी इसे लंबे समय तक पकड़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन लंबाई और मजबूत सामग्री के साथ संयुक्त वजन इसे एक गंभीर हथियार बनाता है। देवाशीष मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि यह मांसल लाशों की खोपड़ी को खोल सकता है। मयंक ने इसे अपने हाथ में तौला और वास्तव में इसे थोड़ा हल्का पाया। इन दिनों वह आसानी से 300 पाउंड वजन उठा सकता था, इस प्रकार ऐसे हथियार को चलाना स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत हल्का महसूस हुआ। हालांकि हड्डी काटने वाले रसोई के चाकू की तुलना में लोहे की छड़ बहुत अधिक आसान थी, और भौतिकी की भौतिक तलवार का इसका उपनाम वास्तव में योग्य था। पाइप लोहे की छड़ों के समान लंबाई के थे, मोटे तौर पर 1.2 मीटर, लेकिन वे बहुत हल्के थे, जिनका वजन अधिक से अधिक 5 या 6 पाउंड था। फिर भी उनकी ठोस मोटाई के साथ वे भी जबरदस्त मुकद्दर थे। रिंच थोड़ी छोटी थीं,
50 सेंटीमीटर से कम, लेकिन पाइप जितनी ही भारी थीं। रिंच का मोटा, भारी सिर स्पष्ट रूप से इसे किसी के खिलाफ चलाना आसान बनाता था। ये वे उपकरण हैं जिनका उपयोग मैं ट्रक में मरम्मत और ले जाने के लिए करता हूँ, कभी नहीं सोचा था कि वे अब काम आएंगे। क्या वे तुम्हें उपयुक्त हैं, भाई? बुरा नहीं, मयंक ने सिर हिलाया क्योंकि उसने हड्डी काटने वाले रसोई के चाकू को हटा दिया और एक हाथ में एक लोहे की छड़ उठाए और एक रिंच को अपने बैकपैक में खिसका दिया, जिससे हैंडल साइड जिपर से बाहर निकल गया। ओल्ड रोशन, तुम लोगों को भी इन हथियारों पर बदलना चाहिए। जरूर। रोशन ने तुरंत एक लोहे की छड़ पकड़ी, लेकिन उसे संभालने की कोशिश करने पर यह थोड़ी भारी लगी। हालांकि उसने खुद को बढ़ाया था और इसे ले जा सकता था, यह अभी भी बोझिल महसूस हुआ, इसलिए उसने इसके बजाय एक धातु पाइप पर बदल दिया। रितिका ने सीधे एक धातु पाइप लिया, जिससे एक लोहे की छड़, कुछ पाइप और रिंच शेष रह गए। एंजिल दूत को हथियार ले जाने दो। रितिका को प्रेरणा की एक चमक मिली। अचानक उसे पहले की लड़ाई में उन्हें जिस नुकसान का सामना करना पड़ा था, वह याद आया। हालांकि रोशन ने भी एक मांसल लाश को एंजिल दूत के रूप में अनुबंधित किया था, यह इस समय केवल थोड़ी अधिक ताकत रखता था और इसमें जबरदस्त युद्ध शक्ति नहीं थी। एक पर एक प्रबंधनीय था, लेकिन दो के खिलाफ ये कम प्रभावी था और अपने मेजबान की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए संघर्ष करता था। हालांकि हाथ में हथियारों के साथ चीजें अलग होंगी। हाँ, एंजिल दूत को 2 रिंच दो। रोशन ने 2 रिंच ली और एंजिल दूत को उन्हें पकड़ने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से, वे विशाल पंजे उन्हें मजबूती से पकड़ सकते थे। इसे कुछ हद तक एक रिंच चलाने वाले हत्यारे में बदल दिया, जिसे देखना कुछ हद तक असुविधाजनक था। मयंक, क्या तुम अपने लिए एक चाहते हो? रोशन ने एक पाइप पकड़े हुए मयंक से पूछा। मयंक ने सिर हिलाया और देवाशीष को देखा। भाई देवाशीष, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक राक्षस ढूंढूंगा। देवाशीष की आंखों से खुशी की एक चमक गुजरी क्योंकि उसने जवाब दिया, धन्यवाद भाई। एक राक्षस ढूंढना मुश्किल नहीं था। 5वीं मंजिल पर 4 अन्य घर थे। उनमें से 2 में तोड़ने पर कुछ भी सामने नहीं आया। एक कमरा भी खाली था, संभवतः इसलिए क्योंकि एक किराएदार बाहर चला गया था और कोई नया अंदर नहीं गया था। शेष 2 घरों में अभी तक प्रवेश नहीं किया गया था जब अंदर से हल्की दहाड़ें सुनी जा सकती थीं, जो स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रहा था। भाई, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा और उस चीज़ को गलियारे में बाहर आने दूंगा। तैयार रहो। देवाशीष ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपने हाथ में स्टील पाइप को कसकर पकड़ा। क्लिक। पहले की तरह, मयंक के एंजिल दूत मांस लाश ने अपने नुकीले धात्विक पंजे को सीधे लोहे के दरवाजे में धंसा दिया, एक छेद बनाया और फिर उसे खोल दिया। एक हल्की क्लिक के साथ दरवाज़ा खुल गया और अंदर की मांस लाश ने दरवाजे पर शोर सुना और जल्दी से भागकर आ गई। लगभग 2 या 3 मीटर पीछे हटते हुए एंजिल दूत मांस लाश ने खुद को देवाशीष के ठीक पीछे तैनात किया, जो एक शरीर के विस्तार से अधिक अलग नहीं था। इस दूरी पर, भले ही देवाशीष ने गलती की हो, वह अभी भी उसकी रक्षा कर सकता था। देवाशीष ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं क्योंकि उसने दरवाजे को देखा, और एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुल गया और अंदर से एक मांस लाश लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। उसकी रीढ़ मुड़ी हुई थी, फिर भी उसकी कद छोटी नहीं थी, लगभग 1 मीटर 80, लगभग देवाशीष जितनी ही ऊंचाई थी, दहाड़ती हुई और अपना चौड़ा मुंह खोलती हुई क्योंकि ये देवाशीष की ओर दौड़ पड़ी, जो निकटतम लक्ष्य था। देवाशीष का दिल धड़क उठा, लेकिन उसकी आंखें अधिक भयंकर हो गईं। तुम्हारे दादा को भाड़ में जाने दो, क्षमा करना पड़ोसी। वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा और धातु पाइप को जोर से तोड़ दिया। एक भारी धमाके के साथ मांस लाश को लड़खड़ाता हुआ भेज दिया गया, उसका रूप कम हो गया, गति की जांच की गई। झगड़े में एक पुराना हाथ, देवाशीष जानता था कि झिझकना नहीं है और अपने धातु पाइप को एक पूरे चक्र में घुमाया, जोर से मार रहा था। धमाके के बाद धमाका, पाइप मांस से मिल रहा था। बाहें टूट गईं, एक झटके से एक सिर अंदर चला गया, खून छिटक गया, उसे ढक दिया, फिर भी उसने अपना हमला नहीं रोका। 1 दर्जन से अधिक वारों के बाद आखिरकार मौन था और देवाशीष जोर से हाँफते हुए रुक गया। लानत है, इसने मुझे थका दिया। मांस लाश को बिना किसी झिझक के पीट कर मार डाला गया। देवाशीष की बांह पर द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट लाल चमक उठी, फिर उसने जिस लाश को मारा था उसे ढक लिया। मांस लाश एक लाल रोशनी में बदल गई और फिर उसकी द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट के पन्नों के साथ बंधित हो गई, अंततः अनुबंध को पूरा कर रही थी।
और अनुबंध के क्षण में देवाशीष ने एंजल दूत से शक्ति की पारस्परिकता महसूस की। एक गर्म धारा उसके शरीर के हर हिस्से की ओर बह रही थी। ये फुटबॉल से बेहतर महसूस होता है। देवाशीष का शरीर थोड़ा कांप उठा। वह विचार अचेतन रूप से उसके दिमाग में दिखाई दिया और फिर जैसे ही गर्मी गुजरी वह वापस आ गया। मैं तुम्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता इस सर्वनाशकारी दुनिया में। अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत है तो बस मुझे बताओ। अगर हमें बाहर जाना है और संसाधन इकट्ठा करने हैं और ट्रक को चलाने की ज़रूरत है तो मुझ पर भरोसा करो। देवाशीष ने अनुबंध के कारण जंगली महत्वाकांक्षाएं नहीं रखीं। वह जानता था कि दुनिया निश्चित रूप से अराजकता में उतरने वाली थी और राक्षस इन मांस लाशों तक सीमित नहीं होंगे। केवल एक साथ काम करके ही वे संभवतः जीवित रह सकते थे, ठीक उसी तरह जैसे जब वह अराजक उत्तर में ट्रक चलाता था। अंधेरा हो रहा है, हम कल निचली मंजिलों को साफ करना जारी रखेंगे। मयंक के शब्दों को सुनकर देवाशीष समझ गया और तुरंत सिर हिलाया। कल मैं भी हिस्सा लूंगा, मुझ पर भरोसा करो भाई। छठी और पांचवीं मंजिलों को साफ करने के बाद गलियारे की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई, ये सुझाव देते हुए कि यह लगभग शाम थी। मयंक और अन्य दो सातवीं मंजिल पर पीछे हट गए, उनके द्वारा मिले सभी संसाधनों को ले गए। पांचवीं और छठी मंजिलों पर हमें मोटे तौर पर 150 किलोग्राम चावल, 30 बैग नूडल्स जिसमें इंस्टेंट नूडल्स शामिल थे, 10 डिब्बे, 4 किलोग्राम संसाधित मांस और विभिन्न अन्य वस्तुएं जैसे अंडे, स्नैक्स और कुछ दवाएं, ज़्यादातर सर्दी और बुखार के लिए मिलीं। रितिका ने स्वेच्छा से संसाधनों को गिनना शुरू कर दिया, जो मयंक द्वारा सातवीं मंजिल से पिछले संग्रह में जोड़े गए। कुल मिलाकर 300 किलोग्राम से अधिक आपूर्ति में परिणाम नहीं हुआ। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति का दैनिक चावल और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन, यदि प्रचुर मात्रा में हो, तो केवल आधा किलोग्राम से थोड़ा अधिक 1 किलोग्राम तक होगा। हालांकि अब सभी को बढ़ाया गया था और मांस की कमी के साथ चावल और आटा की उनकी खपत निश्चित रूप से अधिक होगी। 200 से 300 किलोग्राम चावल और आटा उन्हें 1 से 2 महीने तक चल सकता था, लेकिन चावल पकाने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, जो सबसे बड़ी सीमित कारक थी। कल हम मांस लाशों को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जमीनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज करें ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। हम संसाधनों को इकट्ठा करना जारी रखेंगे, लेकिन यह मुख्य ध्यान नहीं होगा। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जितना संभव हो सके पानी इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हमें जल्द ही पानी की आपूर्ति से काट दिया जा सकता है। रितिका ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, मैं खाने के लिए कुछ पकाने जाऊंगी। मयंक ने निर्देश दिया, सुनिश्चित करें कि खूब पकाएं। रात का खाना सरल था, कुछ ताजी सब्जियां जो उन्हें मिलीं, उनके साथ संसाधित मांस और लगभग 3 से 4 किलोग्राम चावल। उन तीनों ने अपना भोजन सादे ढंग से समाप्त कर दिया। हालांकि यह बहुत सारा खाना जैसा दिखता था, कुछ भी बचा नहीं था। चूंकि मयंक ने रोशन और रितिका की तुलना में अपने शरीर को काफ़ी अधिक बढ़ाया था, स्वाभाविक रूप से उसने सबसे अधिक खाया, वस्तुतः पूरे भोजन की खुद ही देखभाल की। रात के खाने के बाद तीनों सोफे पर बैठ गए और मयंक ने एक पल सोचा, इससे पहले कि वह दोनों से गंभीर मामलों के बारे में पूछता, आप दोनों को एंजल दूत शक्ति कितनी तेज से पारस्परिक हो रही है। अध्याय 56, मरम्मत, बदले हुए नाम। राघव ने शांत व्यवहार बनाए रखा, जैसा कि उसने जवाब दिया, जरूरी नहीं है। मुझे जानने के लिए पहले इसे देखना होगा। दिनेश ने एक पल के लिए उसे जांचा, इससे पहले कि सिर हिलाया। यह कोई समस्या नहीं है। वास्तव में इस उपकरण के कुछ मानकीकृत संस्करण कुछ फेडरेशन फीनिक्स बचाव बिंदुओं पर उपलब्ध हैं, लेकिन ध्रुवीय रात के मुद्दे के कारण ये बिंदु लगातार स्थानांतरित हो रहे हैं। स्थायी भूमिगत शहर भी उनके पास हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे क्षेत्र ध्रुवीय रात के तहत होते हैं तो आपूर्ति अंदर ले जाना या लोगों को बाहर निकालना कठिन होता है। जहां तक तुमने उल्लेख की गई विकास जानकारी की बात है, दिनेश ने समूह के चारों ओर झलक देखते हुए एक फीकी मुस्कान जबरदस्ती निकाली। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, क्षमता विकास के लिए तरीके और मार्ग सबके लिए अलग अलग होते हैं। तुम्हें सटीक क्षमता को निर्दिष्ट करना होगा। अगर यह फीनिक्स द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा किए गए प्रकारों में से एक है तो मैं तुम्हें सीधे बता सकता हूँ। अगर नहीं, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ कोई जानता है। और भले ही कोई जानता हो, क्या उस तरह का रहस्य भी व्यापार के लिए है? किकी ने बीच में टोक दिया। दिनेश ने अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। अब बहुत अधिक क्षमता प्रकार हैं।
यहाँ तक कि कुछ सीधे और सामान्य दिखने वाली चीज़ों के साथ, जैसे अंग नकल या भ्रष्ट वृद्धि, विकास प्रक्रिया केवल रक्त का उपभोग करने जितनी आसान नहीं है। कुछ सफल होते हैं, अन्य विफल। ये व्यक्ति की क्षमता, प्रगति, मानसिक स्थिति या उपभोग किए गए संसाधनों के प्रकार से संबंधित हो सकता है। बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए भले ही कोई उदारतापूर्वक अपनी विकास विधि साझा करे, ये तुम्हारे लिए काम न कर सके। सब कुछ व्यक्ति के अनुसार बदलता है। और एक और बात, दिनेश ने एक इशारा करते हुए जोड़ा, भले ही कोई तुम्हें बताए, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह सच है। राघव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि क्षमता विकास जितना उसने कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक जटिल था। यहाँ तक कि समान क्षमता वाले लोगों के लिए भी विकास पथ भिन्न हो सकता है। कोई पूरी तरह से संयोग से सफल हो सकता है, लेकिन ये पता लगाने में असमर्थ हो सकता है कि क्या काम किया। जब तक कोई बड़ा संगठन व्यापक डेटा संग्रह, परीक्षण और प्रयोग नहीं करता, सुनी सुनाई जानकारी अविश्वसनीय हो सकती है, जिससे सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। राघव ने मन ही मन आह भरी। उसकी मैकेनिकल हॉट क्षमता में अपग्रेड के लिए एक स्पष्ट पथ था, लेकिन इसकी लड़ाई क्षमता इस समय अपेक्षाकृत कमजोर थी। उसका लक्ष्य स्वकवच था। यदि अवसर मिला तो वह आयरन मैन जैसा कुछ बनने की कल्पना कर सकता था। आखिरकार लोंगवो के स्टारफ्लीट के पास पहले से ही पूर्ण शरीर एक्सोस्केलेटन तकनीक थी। दुर्भाग्य से राघव के पास ऐसी तकनीक तक कोई पहुंच नहीं थी, केवल पुरानी मीडिया रिपोर्टों और किकी के अनौपचारिक उल्लेखों से इसके बारे में सुनता था। उन्नत एआई सिस्टम को छोड़ दें, हालांकि अगर वह कभी लड़ाई एआई विकसित कर सकता। उसने अपने भटकते विचारों को रोका। मेरे पास एक सहकर्मी है जिसके पास एक शारीरिक संवर्धन क्षमता लगती है, असाधारण ताकत। अगर किसी के पास प्रासंगिक जानकारी है तो मैं इसके लिए व्यापार करने को तैयार हूं। राघव ने बिग टॉवर की क्षमता के साथ पानी का परीक्षण करने का फैसला किया। जहां तक जानकारी की सच्चाई की बात है, वह केवल अपने निर्णय पर भरोसा कर सकता था। अगर इसने बिग टॉवर या किकी को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद की, तो यह उनकी छोटी टीम की उत्तरजीविता की बाधाओं में काफ़ी सुधार करेगा। उसने किकी की टेलीकिनेटिक क्षमता का उल्लेख करने से बचा, डर था कि यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि सतह पर हर कोई दोस्ताना लग रहा था, कुछ पत्ते पास रखना समझदारी थी। शारीरिक संवर्धन क्षमता, मैंने इसके बारे में सुना है, सुमी, पहले की महिला, ने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या उपयोगी। माना जाता है कि ऐसी क्षमता को अत्यधिक सघन रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने और विकसित होने के लिए मृत्यु के निकट अवस्था में होने की आवश्यकता होती है। बोलने के बाद उसने कंधे उचकाए। मैं बस वही साझा कर रही हूं जो मैंने सुना है। इसके मूल्य का न्याय करना तुम्हारे ऊपर है। मैं इसके लिए व्यापार की तलाश में नहीं हूं। उसका सतर्क लहजा ऐसे मामलों में शामिल जीवन और मृत्यु के दांव को दर्शाता है। राघव और किकी दोनों ने भौं सिकोड़ी। मृत्यु के निकट अवस्था, ये जानना अभी भी उपयोगी है, एक 50 के दशक के व्यक्ति ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। चाहे वह फीनिक्स की घोषणाओं से हो या घुमंतु लोगों के बीच अफवाहों से, लगभग सभी क्षमताओं में विकास के लिए 3 चीजें शामिल होती हैं: एक विशिष्ट संसाधन, शारीरिक या मानसिक स्थिति में एक परिवर्तन, और शर्तों का एक विशेष सेट। बिल्कुल, दिनेश ने पुष्टि की। जो मैंने देखा है उससे कोई भी क्षमता आसानी से विकसित नहीं होती है। मैं समझता हूँ, राघव ने सिर हिलाया, समूह को एक आभारी नज़र पेश करते हुए। उसने उस रात चिराग के मामले के बारे में सोचा। ये सीधा लग रहा था, लेकिन अगर विकसित होने के लिए आपको ज़ोंबी को आपको मौत के घाट उतारने देना ज़रूरी था, जबकि शुरुआती चरण की क्षमताएं मुश्किल से प्रकट होती थीं, तो कौन स्वेच्छा से ऐसे जुए के लिए खुद को खून देगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दिनेश ने कहा, राघव को गहरे विचारों में देखते हुए। उसने अगले व्यक्ति को उनकी ज़रूरतों को साझा करने के लिए इशारा किया। इस बीच राघव और किकी एक कोने में झुके फुसफुसा रहे थे। लाल बीन्स, आत्मा लहर डिटेक्टर, हमें उन्हें सुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन क्षमता विकास इतना सरल नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, किकी ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। जब तक सूचना प्रवाह जारी रहता है, इस तरह के रहस्य अंततः सामने आएंगे। क्या मैंने नहीं कहा कि एंजल प्रोजेक्ट सक्रिय रूप से इस पर शोध कर रहा है? मुझे हैक करने के लिए एक और शॉट दो ही। राघव ने उसकी शरारती नज़र पर मुस्कुराया। तुम कैसे हैक करोगी? एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से? हे, किकी की आंखें चमक उठीं। जरा सोचो, भोर परियोजना कभी एक फेडरेशन की संपत्ति थी। इसमें कक्षीय उपग्रह लिंक होने चाहिए, शायद ढेर सारा उपयोगी डेटा।
और क्या भूमिगत शहर संख्या 9 दालुओ पर्वत के पास नहीं है? क्या हमें कुछ योजना बनानी चाहिए? कुछ योजना बनाना। ये वाक्यांश राघव को अजीब लगा, लेकिन उसका विचार उसे आकर्षित कर गया। किकी के पास अभी भी भोर परियोजना से स्तर 2 निवेशक की स्थिति थी, एक शीर्ष श्रेणी नागरिकता से भी अधिक मूल्यवान खिताब। साथ ही दालुओ पर्वत के उत्तरी तलहटी के पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से उनका मार्ग उन्हें अवसर पर विचार करने के लिए पर्याप्त करीब लाया। एक आधिकारिक भूमिगत शहर, अन्य खजानों को अलग रखते हुए, इसके उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली ही अमूल्य थे। दिलचस्पी है? किकी ने पूछा, उसकी उत्सुक अभिव्यक्ति मुश्किल से नियंत्रित थी। मैं एक शीर्ष श्रेणी नागरिक से अधिक मूल्यवान हूँ, तुम्हें पता है टिल्डा। मैं विचार कर रहा हूँ, राघव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन एक समस्या है। वह क्या है? क्या तुम भूल गई कि उन्होंने पहले क्या कहा था? दालुओ पर्वत क्षेत्र में एक भयानक क्षेत्र, एक प्रमुख इकाई, ध्रुवीय रात की लहरें और शव चरवाहे हो सकते हैं। क्या हमारे पास उसके लिए समय है? उस पर किकी का उत्साह जम गया। उसका चेहरा गिर गया जैसा कि उसने घबराकर पीछे हट गई। ओह ठीक है, उसके बारे में। लेकिन मुझे किसी बात पर जिज्ञासा है। जब से प्रलय का दिन शुरू हुआ है, भोर परियोजना के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा कभी नहीं हुई है। यहाँ कोई भी नहीं जानता कि पास में ऐसी विशाल भूमिगत शहर परियोजना मौजूद है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? किकी ने उसके सवाल पर मुंह फुलाया और जवाब दिया, ये सरल है। सीमित संसाधनों और तंग समय सीमा के साथ, इस परियोजना ने शुरू से ही साधारण लोगों के जीवन को ध्यान में नहीं रखा। भूमिगत शहर में एक स्थान के लिए चुने गए प्रत्येक व्यक्ति को लक्षित निमंत्रण प्राप्त हुए और उन्हें सुरक्षित करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी परियोजना को कभी भी सार्वजनिक रूप से कैसे घोषित किया जा सकता है? राघव ने उसके स्पष्टीकरण पर एक कड़वी मुस्कान दी। तो बात यह है, तथाकथित भोर परियोजना वास्तव में कुलीनों के लिए एक शरण थी। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्माण के हर पहलू को गुप्त रूप से किया गया था। जब ध्रुवीय रात पहली बार बनना शुरू हुई, तो भोर परियोजना के बारे में जानकारी ज्यादातर सट्टा रिसावों से आई थी। दुनिया टूट रही है और वे अभी भी इतनी कुशलता से रहस्य रख रहे हैं। ये कुछ गंभीर सक्षमता है, राघव ने व्यंग्य से बुदबुदाया। इसलिए ध्रुवीय रात के बाद फेडरेशन सरकार ढह गई, किकी ने कंधे उचकाते हुए जोड़ा। लेकिन चूंकि मेरे पिता मुझे वहां लाए थे, इसका मतलब है कि भूमिगत शहर संख्या 9 पहले ही संचालन में था और लोगों के अंदर जाने के लिए तैयार था। राघव ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो अब तक भूमिगत शहर संख्या 9 वास्तव में अब कोई आधिकारिक परियोजना नहीं है। ये पुरानी सरकार का एक अवशेष जैसा है, और यह नागरिकों के लिए खुला नहीं है। तुम्हारे अलावा हम में से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। किसको परवाह है? अंदर का हर कोई पहले ही मर चुका हो सकता है। भले ही उत्तरजीवी हों, हम वहां भूमिगत नागरिक बनने नहीं जा रहे हैं, है ना? किकी ने शरारती ढंग से कहा, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर। वे लोग आम लोगों को इंसान नहीं मानते हैं, तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए? राघव ने एक भान उठाई, फीकी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए। तो तुम ये कह रही हो कि हमारा छोटा समूह एक विशाल भूमिगत शहर पर छापा मारने जा रहा है? ही, क्यों नहीं? किकी मुस्कुराए, एक जानकार मुस्कान के साथ उस पर एक भान घुमाते हुए। अंदर उन्नत तकनीक और गिया होना निश्चित है। एक विशाल भूमिगत शहर को रक्षा के लिए भारी मैक, ऊर्जा के लिए परमाणु शक्ति और शायद एक तारकीय प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी ट्रेन को स्ट्रेटोस्फीयर में भेजना चाहते थे? ये सही अवसर है। राघव ने उसकी उत्सुक अभिव्यक्ति को घूरा, क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। वह इससे इनकार नहीं कर सकता था, उसने जो कहा वह उसे लुभा रहा था। मैकेनिकल हॉर्ट वाले किसी व्यक्ति के लिए ग्रह की कक्षा तक पहुंचने की कोशिश करने से पहले ट्रेन को अपग्रेड करने का ये वास्तव में एक उत्कृष्ट मौका हो सकता है। ठीक है, राघव ने एक गहरी सांस के बाद कहा। जब हम वापस आएंगे तो हम विवरणों पर चर्चा करेंगे। चलो पहले यहाँ चीज़ों को लपेटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, किकी ने उत्साह से खुशी मनाई। अलाव के पास 1 दर्जन से अधिक काफिलों के नेता अभी भी अपनी संसाधन आवश्यकताओं और मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए हर किसी ने आइटम की पेशकश की जिनकी दूसरों को ज़रूरत थी। 2 काफिलों ने तो अस्थायी रूप से विलय करने और एक साथ पूर्व की ओर भागने का भी फैसला किया। अध्याय 11, 4 सशस्त्र शव। रोशन ने ध्यान से सोचा, अपनी भाषा को व्यवस्थित किया और जवाब दिया, अनुबंध के बाद से एक लगातार हालांकि कुछ अस्पष्ट प्रतिक्रिया वृद्धि हुई है और मेरी ताकत निश्चित रूप से सुबह की तुलना में थोड़ी बेहतर हुई है। हालांकि
गति और प्रभाव के लिए तुलना के बिना मेरे लिए निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी जितनी नहीं। मयंक की ताकत उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, हालांकि उसने कभी एंजल दूत के पंजे की बारीकियों के बारे में नहीं पूछा था। उसके मन में, हालांकि यह एक दिया हुआ था कि यह एक कौशल था जिसे स्वाभाविक रूप से अधिग्रहित किया गया था, और इसकी काफ़ी ताकत को एंजल दूत की ताकत वृद्धि और अधिक शक्ति प्रतिक्रिया प्राप्त करने के तहत वर्गीकृत किया गया था। हालांकि केवल मयंक खुद जानता था कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा था। उसकी अधिकांश ताकत फ्यूजन और प्राकृतिक वृद्धि से उत्पन्न होती थी, जिससे इसका अनुमान लगाना कुछ कठिन हो जाता था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपना सवाल बदल दिया, प्रथम स्तर इंटरमीडिएट तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? रोशन ने गंभीरता से सोचा और कहा, मेरी भावना के आधार पर अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो इसमें लगभग 7 दिन लगने चाहिए। अनुबंध के बाद एंजल दूत की ताकत की एक स्पष्ट भावना थी जो उनके बीच एक कड़ी थी, और स्वाभाविक रूप से वे इस शक्ति की उन्नति को महसूस कर सकते थे। हालांकि ताकत वृद्धि की गति हर दिन सुसंगत थी या नहीं, इसकी वह गारंटी नहीं दे सकता था। मयंक ने रितिका को देखा, जिसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे लगभग 5 दिन लगने चाहिए। जब मैं रोडस्किन चूहे को नियंत्रित करती हूँ तो गति में धीरे धीरे वृद्धि धीमी नहीं होती है। मैं अपने संविधान को धीरे धीरे सुधारते हुए और मेरी गति को थोड़ा तेज होते हुए महसूस कर सकती हूँ। सुबह से दोपहर तक मुश्किल से कोई आराम था। पहले जब बिक्री में काम कर रही थी और हर समय दौड़ रही थी तो वह अब तक पूरी तरह से थक गई होती, लेकिन आज वह नहीं थी। दोनों मामलों की तुलना करते हुए अगर उसने फ्यूजन के पहलू को अलग रखा तो मयंक की एंजल दूत की उन्नति की गति रितिका के करीब थी। इस तरह देखते हुए शायद हर किसी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। ताकत वृद्धि को तेज करने की कुंजी अभी भी फ्यूजन सामग्री में निहित है। अपना मन तय करके उसने दोनों को देखा और कहा, चलो अब आराम करते हैं। कल हम देवाशीष को बुलाएंगे और जगह को साफ करना जारी रखेंगे। रोशन और रितिका मयंक के स्थान पर नहीं रुके, हालांकि उनके पास कमरे थे, यह उचित नहीं था। एक बार जब दोनों चले गए तो कमरा खाली और शांत हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप की रोशनी और मयंक को छोड़कर। लैंप आज मिली आपूर्ति का हिस्सा था, एक पावर बैंक से जुड़ा हुआ था और सबसे कम चमक पर सेट था। ये लंबे समय तक चल सकता था। LV2 साधारण धातुओं के साथ फ्यूजन में पहले से ही 300 से 400 पाउंड धातु लगती है, और LV3 में और भी अधिक, संभवतः 1000 पाउंड से अधिक की आवश्यकता होगी। इस इमारत को छोड़े बिना कम समय में पर्याप्त इकट्ठा करना कठिन होगा। हमें एक अलग प्रकार की सामग्री पर स्विच करने की आवश्यकता है। फ्यूजन के लिए उपयुक्त सामग्री के संदर्भ में उसने पहले इस पर विचार किया था, अंततः धातु का चयन किया। अब अगर धातु का उपयोग नहीं किया जाता है तो पहली पसंद अभी भी पिछली कुछ सामग्री होगी, पत्थर, पानी, लकड़ी और इसी तरह। मयंक ने उन वस्तुओं को बाहर निकाला और उन्हें अपने सामने रखा, सोचते हुए, चलो पहले सामग्री उपयुक्तता का परीक्षण करते हैं। सामग्री उपयुक्तता ने फ्यूजन की गति और दक्षता को निर्धारित किया, जो इस स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उसकी अपनी ताकत वृद्धि की गति से संबंधित था। सामग्री का पता लगाना साधारण चट्टान, फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें। फ्यूजन। जैसे ही मयंक ने उनका एक एक करके परीक्षण किया, जब एंजल दूत के मांस ने एक चट्टान को ढक लिया और धीरे धीरे इसे फ्यूज करना शुरू कर दिया तो उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। ये गति, ये धातु की तुलना में थोड़ी धीमी है। उसका पूर्वानुमान सही था, और जब फ्यूजन पूरा हो गया तो फ्यूजन डिग्री दिखाई दी, साधारण चट्टान 0.03%। एक मुट्ठी से थोड़ा छोटा पत्थर ने बस इतना कम फ्यूजन डिग्री अर्जित किया था। LV1 फ्यूजन को पूरा करने के लिए उसे कम से कम कुछ 100 पाउंड या अधिक की आवश्यकता होगी, एक मात्रा जिसे वह प्रबंधित नहीं कर सकता था, और समय भी इसकी अनुमति नहीं देगा। फ्यूजन को बाधित करते हुए साधारण चट्टान की फ्यूजन डिग्री गायब हो गई और मयंक ने अगली फ्यूजन सामग्री उठाई। 1 कप पानी, फ्यूजन समय 3 मिनट, फ्यूजन डिग्री 0.05%, चट्टान से थोड़ी अधिक लेकिन अभी भी धातु से धीमी। एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। उसका आरक्षित पानी पर्याप्त नहीं हो सकता है, जिससे एक संसाधन की कमी पैदा होती है। 1 टुकड़ा लकड़ी, फ्यूजन समय 3 मिनट, फ्यूजन डिग्री 0.08%, पिछले 2 से अधिक, लेकिन अभी भी धातु जितनी अच्छी नहीं है, और समस्या समान थी। अपार्टमेंट में लकड़ी ढूंढना धातु ढूंढने से अधिक पर्याप्त नहीं होगा। एक पल के लिए मयंक हताश महसूस किया। समय उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन इमारत के सीमित संसाधन हल करने के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण समस्या थे।
काश वह एक गराज में या एक रिबार यार्ड में होता तो वह सबसे बड़ी सीमा तक साधारण धातु फ्यूजन को संतुष्ट कर सकता था। अपार्टमेंट में अब सबसे आम आइटम जो उपलब्ध भी होने चाहिए। रुको, 4 सशस्त्र लाशों के शव। अचानक मयंक को लाशों का ख्याल आया। क्या शव और राक्षस अभी इमारत में सबसे अधिक चीजें नहीं थीं? इसके अलावा संगतता पर विचार करते हुए एक ही उत्पत्ति की चीजें कम से कम धातु से बदतर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या विशेषताएं जोड़ी जाएंगी वह कोशिश करने के बाद जान जाएगा। मयंक खड़ा हो गया, एक हाथ में एक टॉर्च और दूसरे में एक क्रोबार पकड़े हुए, और एंजल दूत शव को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। 7वीं मंजिल के गलियारे में कल की हत्या से एक शव था, तैयार प्रायोगिक सामग्री। गलियारे में पहुंचते हुए रक्त की गंध एक फीकी बदबू के साथ मिली। उसने अपनी नाक को थोड़ा ढका और बुदबुदाया, भले ही फ्यूजन महान न हो, इस शरीर को साफ किया जाना चाहिए, अन्यथा ये सड़ेगा और बीमारी को जन्म देगा। जमीन पर शव के करीब खींचते हुए मयंक ने एंजल दूत को आगे बढ़ने, शव के शरीर को पकड़ने का आदेश दिया, जबकि वह मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। पता लगाई गई फ्यूजन सामग्री। शव मांस और रक्त फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि अपेक्षित था, इसे फ्यूज किया जा सकता है। फ्यूजन। मयंक ने आदेश देने के तुरंत बाद उसने एंजल दूत पर अनगिनत मांस के ताने देखे, शव की ओर कीक करते हुए, एक दूसरे को उलझाते और फ्यूज करते हुए। शव शरीर एक अत्यंत तेज दर पर गायब हो रहा था। 5 मिनट से भी कम समय में जमीन पर केवल एक मुड़ा हुआ कंकाल बचा था। खोपड़ी विकृत हो गई, रीढ़ एक गई, एक मानव से कोई समानता नहीं रखी। पिछले 3 फ्यूजन के बाद से अधिक स्पष्ट एक शक्ति प्रतिक्रिया महसूस करते हुए मयंक खुश था। उसने एंजल दूत का विशेषता पैनल खोला और देखा कि यह एक सफलता थी। एंजल दूत, शव रैंक, प्रथम स्तर इंटरमीडिएट कौशल, पंजा, लोहा त्वचा, फ्यूजन, LV2 साधारण धातु, शव मांस और रक्त 18%। सिर्फ एक शव ने 18% फ्यूजन डिग्री हासिल की थी। मयंक उत्साहित क्यों नहीं होता? इसका मतलब था कि भले ही प्रतिशत बाद में बढ़ जाए, उसे पहले फ्यूजन को पूरा करने के लिए 7 या 8 से अधिक शवों की आवश्यकता नहीं होगी। और इन 2 दिनों में 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल पर उसने साफ और मारा था, शवों की संख्या स्पष्ट रूप से इस संख्या से अधिक थी। आज रात, अगर वह दिन के समय से निशान का अनुसरण करता है, तो रास्ते में फ्यूज करते हुए वह पहले फ्यूजन को पूरा कर सकता था। खोए बिना समय के मयंक ने अपनी टॉर्च ली और शव निकायों के साथ 7वीं मंजिल पर कमरों में प्रवेश करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक गुजरते हुए, लगातार शवों को फ्यूज करते हुए। 7वीं मंजिल से 6ठी तक और नीचे 5वीं तक 10वें शव के मांस और रक्त के फ्यूजन के बाद मयंक ने आज रात का KPI हासिल कर लिया था। LV1 शव मांस और रक्त फ्यूजन। शव ने रूप में एक उन्नति हासिल की है, 4 सशस्त्र शव। जैसे ही संकेत आया, मयंक हैरान दिख रहा था। जब उसने एंजल दूत शव की ओर देखा तो उसने तुरंत चमकते लाल शरीर के नीचे देखा, मांसपेशियां उभरी और हड्डियां एक का ध्वनि के साथ चटक गईं, लगातार खींचती रहीं। पहले से ही 2 मीटर लंबा एंजल दूत आकार में फिर से बढ़ गया, एक 2.5 मीटर लंबा भीमकाय बन गया, एक मोटी कमर और चौड़ी पीठ के साथ मांसपेशियां एक बैल की तरह उभरीं। इसकी रीढ़ और कंधे के ब्लेड के बीच इसकी मांसपेशियां सूज गईं, हड्डियां अट गईं और विकृत हो गईं, और कुछ ही समय में पृथ्वी से फूटते बांस के अंकुरों की तरह 2 बलिष्ठ हाथ फूट निकले। हाथों में मांसपेशियां शक्ति की भावना के साथ सूज गईं और पंजे तेज थे, मूल अंगों से अलग नहीं थे। एंजल दूत, 4 सशस्त्र शव रैंक, प्रथम स्तर इंटरमीडिएट कौशल, पंजा, लोहा त्वचा, फ्यूजन, LV2 साधारण धातु, LV1 शव मांस और रक्त 2%। रैंक अपरिवर्तित रहा, लेकिन मयंक महसूस कर सकता था कि 4 सशस्त्र शव पहले की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक मजबूत था, फिर भी सफलता दूर नहीं थी। गर्मी की एक मजबूत भावना भी उसे वापस प्रतिबिंबित हुई, उसके अंगों और जोड़ों को अपार आराम प्रदान करती है। जैसे ही मांसपेशियां और हड्डियां डूबी थीं और लगातार सुधार कर रही थीं, उसकी अपनी ताकत को और भी अधिक बना रही थीं। प्रभाव अपेक्षित से बेहतर हैं और संगतता उच्च है। हालांकि यह एक कौशल नहीं है, रूप में परिवर्तन संभवतः और भी अधिक मूल्यवान है। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए लक्ष्य को बदलने की जरूरत है। शव फ्यूजन को प्राथमिकता देना, मयंक ने एक मुस्कान के साथ कहा। फ्यूजन के लिए उपयुक्त सामग्री ढूंढना वास्तव में एक बहुत अच्छी बात थी।